सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ केस की समाअत हुई। समाअत के आगाज़ ही में तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की शमूलियत पर एतराज़ किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना नियाजुल्लाह नियाजी के खिलाफ केस पाकिस्तान बार कौंसिल को भिजवा दें। हमें मालूम है कि आपकी एक सियासी जमात से वाबस्तगी है, क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? बस अब बहुत हो गया, मुसलसल अदलिया की तज़हीक की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पंजाब में इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स के क़याम के फैसले मुअत्तल कर दिए और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अपने तजज़ियाकारों से जानते हैं कि वो आज की समाअत को कैसा देखते हैं और क्या अंदरूनी इख्तलाफात और ख़राब हिकमत अमली की वजह से PTI कानूनी और आइनी जंग में कमज़ोर पड़ गई है। तो सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं नज़ीर लखारी साहब, एहतशामुल हक साहब ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है, जबकि असद निज़ामी साहब लाहौर स्टूडियो से हैं और वीडियो लिंक के ज़रिए ज़ाहिर शाह शराजी हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं एहतशाम साहब से पूछूंगी कि वो आज की समाअत को कैसे देखते हैं। देखिए अफशीन, आपको याद होगा कि ये इंतखाबी ट्रिब्यूनल के हवाले से जिस अंदाज से हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि जी क्योंकि बहुत ज़्यादा पटिशन हैं जो एतराज़ात के लिए आई हैं, तो हमारे पास जजों की कमी है, जिसका इज़हार बाकी सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी सूबों के जो है हाई कोर्ट्स हैं वो भी बात करती रही हैं। तो फ़ैसला हुआ कि जी क्यों ना जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उनको इन ट्रिब्यूनल के लिए मुकर्रर कर दिया जाए ताकि तेज़ी के समाअत हो। और ये जो कहा जा रहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है और जो गलत तरीके से जितवाया गया लोगों को, उनके फ़ैसले हो जाएँ। आपने देखा फिर 13 जून को इसको चैलेंज किया था PTI ने और कहा था कि जी नहीं, ये गलत फ़ैसला है कि आप नहीं कर सकते, इस तरह रिटायर्ड लोगों को नहीं लाया जा सकता। जबकि इस हवाले से आपने देखा कि काबीना इसका फ़ैसला दे चुकी है, इसके हक़ में नेशनल असम्बली ने बिल पास कर लिया, अब सेनेट में भी पास हो जाएगा। अब जिस अंदाज से इस केस को लड़ना चाहिए था, मेरा ख्याल है बार बार एक ही बात आती है कि PTI के लोग अपना केस क्यों इतने तरीके से अजीब तरीके से ख़राब करते हैं। अब जिस तरीके से आज चीफ जस्टिस साहब ने बातें की हैं, ये न्याजी साहब, इनका एक पुराने हवाला भी है, ये एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं, नून के ज़माने में, PTI के ज़माने में एडवोकेट जनरल रहे हैं। और फिर इनके एक साहबजादे का केस भी है, वो कहते हैं कि उन्होंने लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने उस वक्त में मुकालमा किया था चीफ जस्टिस से कि आपने उसको नहीं रखा। अब सवाल ये है कि ये सारी बातें तय हो गई थी और फिर जब बुलाया चीफ जस्टिस साहब ने पूछा आके अपने सलमान अकरम राजा साहब से कि जी आपको हमारे इस बेंच पे एतराज़ है, जो एतराज़ कर रहे हैं आपके वकील, इस पर वो कह रहे हैं कि जी मेरे MNAs MPA जिन्होंने केसेस किए हैं वो कहते हैं आपको नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा जी कतई तौर पे नहीं, हमारा पूरा एतमाद है आप पे। और बाहर आप देख लें, अदालत के बाहर यही बातें की इन्होंने, गौर खान ने, उन्होंने कहा जी मुकम्मल एतमाद है। अब सवाल ये है कि जी ये बाय डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरीके से अदालतों से आपको फ़ैसले आपके हक़ में आ रहे हैं, तो अपना केस क्यों ख़राब करते हैं? माज़रत के साथ थोड़ा सा पहले ही बानी PTI कह चुके हैं जी, एक सरगोदा के जज हैं टॉप के, उसके बाद 6 हाई कोर्ट के जज हैं इस्लामाबाद के और 3 जज जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में, वो ठीक है। इन अदर वर्ड्स बाकी ठीक नहीं है। तो सवाल है कि जी इस स्टेज पे ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो तो ज़ाहिर है उनका लाइसेंस कैंसिल करने के हवाले से बात होगी। अब असल मुद्दा ये अफशीन के बैन एक कहा जाता है, एक फ़ैसला किया गया और मिडल वे एक तलाश किया चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा जी ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, उनका तनाज़ा था इलेक्शन कमीशन के हवाले से और उन्होंने अपने तौर पर जजेस अपॉइंट करने शुरू कर दिए थे। जबकि चीफ जस्टिस साहब भी कह चुके हैं कि जी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हर बात में उसके काम में आप दाखिलत नहीं कर सकते। चलें, वहाँ बहस छिड़ गई। आज उन्होंने मिडल ग्राउंड ये तलाश किया अफशीन के भाई ठीक है, अब आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस बन गई हैं लाहौर हाई कोर्ट की, 14 दिन के बाद वो हल्फ उठा के वो आ जाएंगी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आप दोनों बैठें और इस बात का फैसला करें कि जी कौन से रिटायर्ड जज आएंगे। इन द मीन टाइम उन्होंने किया कि जो दोनों का फैसला था कलर्म करार दिया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया, यानी इलेक्शन कमीशन का भी और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उस वक्त थे जो सुप्रीम कोर्ट में आ गए शहजाद साहब। अब सवाल ये है, जो एनालिसिस इसका अफशीन निकलता है कि जी आपको जिस अंदाज से अदालतें बड़े पैमाने पर रिलीफ दे रही थी और आप जिसने जजों को अनाई किया, आज वो जज जो नरम गोशा रखते भी हैं उन्होंने भी, मंदो खेल साहब जैसे लोग हैं, उन्होंने भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया।
बाकी लोग भी बार बार ये बात कर रहे हैं और पीटीआई के लोग अंदरूनी तौर पे बैरून तौर पे बाहर बैठे अंदर बैठे यही बात करते हैं कि हमारे अंदर जो इख्तलाफात और फूट और तकसीम है इसने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, अगरचे आज बानी पीटीआई ने सारे ग्रुपों को बुलाया हुआ है। अब सवाल यह है कि जी इसका फ़ैसला क्या होगा। मेरा ख्याल है हुकूमत का फ़ैसला जो है और जिसकी मंजूरी अपना ये नेशनल असम्बली दे चुकी है, अब सेनेट में भी पास हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है, लेकिन इन द मीन टाइम बज़ाहिर ये लगता है कि पीटीआई अपना केस ख़राब कर रही है और न्याजी जैसे लोग जब आप अदालतों में पेश होंगे तो आपका केस ख़राब होगा और जजेज आपसे नाराज़ होंगे और पब्लिक में भी और लिखने वाले भी बोलने वाले भी कहेंगे कि आप अपना केस जानबूझ के ख़राब कर रहे हैं। जी बज़ाहिर ये लगता है कि पीटीआई अपना केस ख़राब कर रही है। नज़ीर लखारी साहब ये बताएं, रऊफ़ हसन का कहना है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगते देख रहा हूँ और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई अपने रवैये पर कायम है। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पर, इसमें जिससे जो हो सकेगा वो करेगा। तो आपके ख्याल में क्या पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? पहली बात ये है कि ये भी एक अफवाह है। रऊफ़ हसन साहब ने कहा या किसी ने भी कहा है कि पाबंदी लगने जा रही है। मैंने कोई नहीं सुना है कि किसी भी जगह पर, किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी मकाम पर कोई ऐसा रेफरेंस तैयार हो रहा हो जिसके अंदर ये बताया जा रहा हो कि जनाब ये जमात ऐसी है कि जिसके साथ ये मसाइल हैं, वफाक के या पाकिस्तान की रियासत के ये मसाइल हैं और इस वजह से जो है इसके पर पाबंदी लगना ज़रूरी है। मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है। और पाबंदी जहाँ तक इस फैसले का बारा है तो मैं कभी भी किसी ऐसे फ़ैसले को अपने तौर पर, एक शख्स के तौर पर मैं कभी नहीं मानूंगा जिसमें किसी भी जमात पर पाबंदी लगाई जाए या उस जमात को काम करने से रोक दिया जाए। मैंने देखा है कि जब सुर्ख पोशों पर पाबंदी लगाई तो क्या असरात हुए उसके, जब GSN महाज पर पाबंदी लगाने की कोशिश की उसके क्या असरात हुए, जब मैंने देखा कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई उसके क्या असरात हुए, जब मैंने देखा अवामी लीग पर पाबंदी लगाई गई तो उसके क्या असरात हुए, जब मैंने देखा कि नैब पर पाबंदी लगाई गई तो उसके क्या असरात हुए। भाई ये नफ़रतें होती हैं, आग होती है, आप उस आग से क्यों खुलते हैं? मेरे ख्याल है कोई इस बात, इस वक्त इस मरहले पर कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा है पाकिस्तान में कहीं भी कि जनाब इस जमात पर कोई पाबंदी लगाई जाए। ये इंस्टिगेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब, आओ भाई आ बैल मुझे मार, तू क्यों खड़ा है दूर, और ये एक सींग आकर मेरे सर में मार दे और हम पर पाबंदी लगा दे, बस ये एक कमी रह गई है। और दूसरी बात ये कि न्याजी साहब जैसे न्याजी साहब जैसे जो वकला हैं उनको क्या पड़ी है कि जाकर डायरेक्ट जो है वो अपना सींग अड़ाते हैं जाकर, और वहाँ पर इंतहाई लार्जर बेंच बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसकी सरबराही कर रहे हैं। तो देखें जज साहिबान अब को पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है और बाज़ मरतबा ऐसा हुआ भी है कि जज साहिबान पोलिटिसाइज़ हुए भी। ये पाकिस्तान की पूरी तारीख है, आज की तारीख नहीं है, ये आज का ज़माना नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। हम पहले ही देख कर बता दिया करते थे कि ये जज साहिबान किस तरफ जाएंगे। हमें जब बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हुई तो जाकर पूरी की पूरी बेंच जाकर बैठ गए और कहा कि ठीक हुआ जी, हटा दें इसको, और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं गुलाम इसाक़ खान की तरफ से सब ठीक है। और उसके बाद जब नवाज शरीफ को हटाया गया तो पूरी की पूरी बेंच एक तरफ, और एक जज था सिंध से सजाद अली शाह, वो एक तरफ था और वो ये कहते हैं कि जनाब इन पर इनकी हुकूमत बहाल कर दी जाए। सिंध के लिए अलग होता था, ये बेनज़ीर ने कहा था कि लाड़काना के लिए अलग फैसले होते हैं और जो है लाहौर के लिए अलग फैसले होते हैं, और कोर्ट जो है लाहौर और लाड़काना के फ़र्क को देख कर फैसले करती है। तो ऐसा पहले भी होता रहा है, पहले इस तरह के एतराज़ात आते रहे हैं। अब क्या ये कहेंगे अपना हमारे जज साहब बैठे हुए हैं जो हमारे सियासी लीडर, ये रऊफ़ हसन साहब कहेंगे कि मियाँ वाली के लिए अलग फैसले हो रहे हैं और लाहौर के लिए अलग फैसले हो रहे हैं? हम तो ये जुमला सुनना चाहते हैं इनके मुंह से, ये कहें कि जनाब मियाँ वाली के लिए अलग फैसले हैं और लाहौर के लिए अलग फैसले हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल कम अज़ कम इनके साथ नहीं है और इनके लिए जजेस जो हैं वो पोजीशन ले रहे हैं। ये कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि जज साहबान खुद पोजीशन ले लें और इनकी खातिर ले लें और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। और बजा तौर पर जो भी होगा कि जाकर फैसला होगा कि ये ठीक था या गलत था, ख़त लिख कर जो सूरत हाल पैदा की गई उसमें क्या हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इदारों को, और ऐसे इदारों को जो इंसाफ के बड़े इदारे हैं, अगर इनको आप पोलिटिसाइज़ करेंगे और इनको जो है आप इनके बारे में शकूक शुबहात पैदा करेंगे तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, क्या देखते हैं आप, क्या अंदरूनी इख्तलाफात भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से पीटीआई अपना केस कमज़ोर कर रही है? आज की समाअत को कैसे देखते हैं? बिल्कुल अफीन, मैं तो एहतशाम साहब का तजिया नहीं सुन सका क्योंकि उनकी आवाज़ शायद नहीं आ रही थी। लगारी साहब को मैं बिल्कुल एंडोर्स करूँगा कि किसी भी
सियासी जमात पे अगर पाबंदी लगाई जाती है, वो भी बरसर इक़्तिदार जो PDM की हुकूमत है उसको खुश करने के लिए, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नाजायज़ बात होगी। दूसरा, आपने तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ हर जो वकील है और हर लीडर जो है वो खुद अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा लीडर है, और हर एक अपने आप को वो समझ रहा है कि शायद वो इमरान खान का जानशीन है या वो मुस्तकबिल में पार्टी को चलाने वाला है, क्योंकि अब हर शख्स की ख्वाहिश और एम्बिशंस होती है कि वो जो है वो कोई टॉप स्लॉट को कब्जा करे या उसकी तरफ जाए। और ये पाकिस्तानी सियासत में होता रहा है कि लोग जो है बड़े बड़े ख्वाब देखते रहे। जहाँ तक इस केस में आज जो नियाजी साहब का एतराज़ है, देखिए मैं इस चीज़ को ज़रा पॉजिटिवली भी लेना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ अदालती निज़ाम के अंदर जब किसी जज के ऊपर कंट्रोवर्सी पैदा होती है तो उसके खिलाफ आप बेशक एतराज़ कर सकते हैं कि जनाब अगर मुझे आपसे तवक्को नहीं है, तो मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही कि आखिर कुछ जजेस क्यों बज़िद हैं कि वो हर फैसले के अंदर बैठेंगे। अगर वाकई किसी की ज़ात कंट्रोवर्शल बन गई है और उसके वजूहात भी बैकग्राउंड में हो सकती हैं, चाहे ज़ाती पसंद नापसंद भी हो सकती है, ज़ाती इख्तिलाफ भी हो सकता है, कोई ज़ाती रंजिश भी हो सकती है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो शख्स डिसीजन मेकिंग के अंदर हो, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजिम हो, ब्यूरोक्रेट भी हो, आप देख रहे हैं कि वहाँ भी इंक्वायरियाँ इसी तरह दूसरे अफसर को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो निज़ाम की बेहतरी के लिए अगर किसी मौकिल को एतराज़ है कि वो किसी जज साहब के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जज साहब को खुद भी सोच लेना चाहिए कि क्या वाकई उनको इन डिसीजन में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। बाकी 10-11 जजेस और बैठे होंगे, क्या उनके ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं है? देखिए, हम में से हर शख्स ये समझता है कि वो इंडिस्पेंसेबल है, चाहे वो निज़ाम के अंदर, पार्लियामान के अंदर है या वो मुकन्ना के अंदर है, चाहे वो आपकी अदलिया के अंदर है। जाहिर शाह माज़रत के साथ एक जुमला ऐड करने की इजाज़त दें। जाहिर शाह, आपने मुझे सुना नहीं था ना, आपने एक जुमला सुन लें, एक जुमला सुन लें। देखिए, एक जुमला सुन ले मेरा। देखिए, मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि सलमान अकरम राजा हो और अपने गौर खान हो, वो कहें जी हमें मुकम्मल एतमाद है आपकी बेंच के ऊपर, और एक वकील आके केस उनका ख़राब करे, तो उसको क्या कहेंगे आप? जी देखिए, वो मैं उस पर, मैं तो अब जनरल बात करूँ, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। मुझे अगर एतराज़ है कि भाई कोई जज साहब या मैं उनसे कन्वर्सन नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता, तो ठीक है, मुझे इंसाफ दिलाने के लिए इक़दाम उठाने, ये तो अदलिया का काम है। और दूसरा, जैसे लगारी साहब ने कहा कि यहाँ इस मुल्क के अंदर फैसले हमेशा तख्ते लाहौर और तख्ते लाड़काना, और उसके बाद अब तो मेरे ख्याल में तख्ते मियाँ वाली भी तीसरा शुरू हो गया, पता नहीं चौथा कहाँ बनने जा रहा है। तो अगर उनकी मर्जियों से होते हैं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपको जुडिशल निज़ाम के अंदर इंप्रूवमेंट क्यों नहीं लेके आ रहे? क्यों एतराज़ उठता है? क्यों आपके जो सियासी जमातें जब वो हुकूमत में नहीं होती तो उन्होंने तमाम लोगों पर एतराज़ होता है, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट पे भी होता है, उन्हें जजेस के ऊपर भी होता है। देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आपके मुल्क के अंदर ये जो निज़ाम है, आप इसको भले डेमोक्रेसी कहें या कुछ भी कहें, और लोगों के आंखों में धूल जो के आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के आपके यहाँ एक जो है जमहूरियत चल रही है, ये एक अशराफिया का निज़ाम है जिसके अंदर अफसरशाही, आपके कुछ खानदान और यहाँ पे जो मुक़्तदर हल्के ताकतवर इंडिविजुअल्स हैं वो फैसला करते हैं। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके मुल्क के अंदर हर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक शख्स फैसले करेगा, चाहे वो कैदी 804 हो या कोई अदालत का जज हो या एस्टेब्लिशमेंट का कोई एक ताकतवर आदमी हो, चाहे वो इवन मिलिट्री से हो, तो मेरे ख्याल में देखें 1947 में फैसले हमने तमाम मिल के कौम के लिए किए, तो हालात कैसे थे? 1965 के फैसले कहते थे, और जब 1971 में आपने फैसला किया किसी इंडिविजुअल के ख्वाहिश के ऊपर, तो रिजल्ट आपने देखा। मैं ये कहता हूँ, देखें, पाकिस्तान इन सब लोगों को अजीज होना चाहिए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हर शख्स दूसरे को गलत कहते हुए, मैं और आप बैठ के यहाँ लड़ रहे हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन असल बात की तरफ हमने कबूतर की तरह आंखें बंद की हैं। क्या इन तमाम लोगों को समझ नहीं पड़ रही कि मुल्क किस तरफ जा रहा है? आप इकोनॉमिकली जो है तो तकरीबन आपका कहना है, ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आपका कहना है कि जुडिशल निज़ाम में तब्दीली लाना चाहिए। असद निज़ामी साहब, आप क्या कहते हैं, क्या मुक़्तदर हल्के ही यहाँ फैसले करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। उस पर आने से पहले मैं शराजी साहब से इस हद तक इत्तफ़ाक़ बिल्कुल करता हूँ कि जो उन्होंने आखिरी बात की कि यहाँ पे जो ये चीज़ चल पड़ी है जी कि सबके अपने पर्सनलाइज्ड एजेंडाज़ जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा निशानदेही होना शुरू हो गई है। वो आया उसके अंदर कुछ सच्चाई हो ना हो, लेकिन उसके बारे में बात की जाती है। ये जो आज की ये जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और काजी फरीद साहब के बीच में जो थोड़ी सी तलखी हुई है, ये उसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है
कि देयर इज़ एक बड़ी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग मुझे लगी नियाज़ी साहब की तरफ से कि वो शायद समझ नहीं रहे थे कि केस की नौयत क्या है और क्या उसके असरात बाद में हो सकते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बात है उसके बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी मैंने सुनी, तो उन्होंने डबल डाउन किया बेसिकली कि जी कि जब तक ये अदलिया जो है ये ऐसी नहीं होगी तो हम फिर ये कर देंगे, अगर वैसी नहीं होगी तो हम फिर ये कर देंगे। और ये क्लासिक एक पीटीआई सिंड्रोम है जो हमने हमेशा से देखा है कि आप कहते हैं जी हमारे हाथों सबको करेंगे, सींग लड़ा देंगे और हम इस तरह अपना ये ले लेंगे। ये माजी में तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त तरीके इंसाफ जो है आवाज़ में आवाज़ आपकी गालिबन राब्ता हमारा इसमें जब उनकी आवाज़ आएगी मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ नौशीन इसमें जी, ये जो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात की इन्होंने निज़ामी साहब ने। देखिए आज उन्होंने ये भी बात वहाँ पे हुई कि वो कहते हैं काई साहब ने कहा कि भी वो ज़माना चला गया कि जब एक बंदा फैसले करता था और वो सो मोटो के तहत कोई बेंच बनाता था। अब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तब्दील हो गया, अब वो एक कमेटी बन गई है, वो कमेटी फैसला करती है कि कौन फैसला करेगा, लिहाजा एक बंदे का काम नहीं है। तो पहले तो 2 मेंबर 3 मेंबर थे, 5 मेंबर आ गए। साहब आपको आवाज़ आ रही है तो कंटिन्यू कीजिए। जी मुझे आ रही है आवाज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है जी। अच्छा तो मैं जी कह रहा था कि पीटीआई की हद तक जो है उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इस वक्त वेवलेंथ क्या है। अगर आप सिर्फ पिछले हफ्ते की देख लें कि जो डायस्पोरा ने किया या जैसे भी वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ गई, अब वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन का मुतालबा कर रहे हैं। कल परसों के रोज़ यूएन का जो वर्किंग ग्रुप है उन्होंने भी एक बड़ा एक बयान दिया उसके ऊपर। तो एक इंटरनेशनल फोर्सेज की तरफ भी पीटीआई को रिलीफ देने का बात हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी अदलिया की सिर्फ बात करें तो बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जिनमें उनको लगता होगा कि हमें रिलीफ नहीं मिला, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर रिलीफ मिला भी है। तो किसी एक शख्स को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाकर ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी? इस पर मेरी थ्योरी ये है कि पीटीआई के अंदर हमेशा से हमने देखा है कि इट इज़ अ वन मैन शो। जो बानी पीटीआई हैं उनकी जो बात होती है वो लास्ट वर्ड होता है पार्टी के अंदर। वो अलग बात है उनकी मुशावरत किससे करके करते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं वही बात चलती है। अब चूँकि वो जेल के अंदर है, बाकी तमाम लोग ये बाहर हैं, इत्तेफाक से जो तमाम लोग बाहर हैं जो पार्टी को लीड कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो वकला कम्युनिटी से हैं। तो वो फिर सारे के सारे जो हैं वो अपना किसी ना किसी किस्म का वो चीज़ बीच में डालते हैं जिससे उनकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़े और थोड़ा उनके अंदर ज़्यादा मुकद्दस माना जाए उनकी पार्टी के अंदर। यही होता जा रहा है मेरे ख्याल में 8-9 फरवरी के बाद से इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। और ये अगेन ये मामला तब हाल होएगा जब पार्टी के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आएगी। आप देख लें जितने तमाम लोग जो पीटीआई से इस्तीफ़ा दे चुके हैं वो जैसे भी थे उन्होंने जिस वजह से भी इस्तीफ़ा दिया, लेकिन वो पीटीआई की लीडरशिप मानी जाती थी जो इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट है। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी तो तब तक ये मामले आपको आज के दिन ये तो एक चीज़ हुई है, मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में ज़्यादा बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो एक बात आप देख लें कि इसकी इफेक्टिवनेस आप ये देख लें कि शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की, गौर यूब साहब ने उसको अलहदा कर दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन दी तो सही ना। तो इसका मतलब प्रेशर बिल्डिंग तो हो रही है, कहीं ना कहीं से हो रही है। वो जिधर मुख्तदर हुकूमतों से हो रही है, कहीं और से हो रही है, वहाँ से वो हमें नहीं पता, बट एक प्रेशर बिल्डिंग तो हो रही है। तो उस चीज़ को अगर आप यूटिलाइज़ करें, रादर आप उल्टा कह रहे हैं कि जी हम केसेस अपने ख़राब करें। और उसके साथ साथ आप ये भी जहन में रखें कि आपको भी एक अंदाज़ा होता है हर शख्स को, एक सियासतदान को, एक वकील को, के सामने आप किससे मुखातिब हैं। वो आया जो भी आपके बुनियादी इतराज़ हो, ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो आपको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। खासतौर पे आपका केस उनके सामने लगा है, वो तो वैसे ही को आपकी लोअर कोर्ट का जज भी हो तो उसके सामने भी आप इस तरह की बातें नहीं करते क्योंकि आपने अपना काम निकलवाना है। तो यहाँ पे ऐसे में काम निकलवाने वाली पॉलिसी जो है वो भूल गए हैं। और आप कह रहे हैं यहाँ पे अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स हो रही है, पर्सनल पॉलिटिक्स हो रही है। आप कह रहे हैं कि पीटीआई में किसी एक शख्स को इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाकर फैसले नहीं करने चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाजरीन, कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसके अलावा आपको यहाँ पर बताते चलें कि अमली तस्वीर इसकी अगर आपने देखनी है तो ये मौजूदा हुकूमत है जिसके इंतखाबी मंशूर में सस्ती और ज़्यादा बिजली की फराहमी है। बिलों में कमी भी शामिल थी। हुकूमत में आने से कबल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भरे मजमे में दावे करती थीं कि हम आपको मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा देखा है कि बिजली इस्तेमाल करें और बिल ना आए, मेरा बस चले तो सब कुछ आपके कदमों में डाल दूँ। उनका मज़ीद क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये कोई एहसान नहीं है, मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। 4 साल का दौर याद है ना,
जब सिर्फ अमीरों को नवाजा जाता था और वही अमीर जो फितना खान के दोस्त थे उनको नवाजा जाता था। आज जब मुस्लिम लीग नून की अवामी हुकूमत आई है तो आगाज सबसे गरीब से किया है कि गरीब के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। जबकि आज की हकीकत ये है कि जो थोड़ा बहुत सुकून रिलीफ आवाम के पास था वो भी हुकूमत ने छीन लिया है। IMF के मुतालबात पर सांस लेने पर टैक्स आयद करना बाकी है। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 75 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने फाइनेंस बिल में एडवांस टर्न ओवर टैक्स लगाने के खिलाफ कल से मुल्क की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो अपने तज्जियाकारों से जानते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। पहले रिलीफ के वादे, फिर बिजली बिलों के झटके, अवाम कहाँ जाएं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे सबसे पहले ज़ाहिर शाह शिराजी साहब से कि उनसे हम जानते हैं कि ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, मरीम नवाज़ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के भी वादे किए थे। क्या सब वादे धरे के धरे रह गए? मेरे ख्याल में देखें, इलेक्शन के वादे और बाद में जो मौरूजी हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ वो काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। बल्कि इन्होंने क्या कि तमाम पार्टी के लीडरों ने बड़ा कुछ कहा था कि हम किसी ने कहा 200 यूनिट देंगे, किसी को 300 का कहा था, और इन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें, आप IMF से भीख मांगने के अलावा आपके पास कोई दूसरी चॉइस है नहीं। और जिस तरीके से आपकी इकॉनमी जकड़ी हुई है, आप सिर्फ अखराजात पूरे करने के लिए कर्जे ले जा रहे हैं, आपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। अब ये मरीम नवाज़ का इशू है नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। अगर आप देखें, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, वो लीड करेगा इन तमाम चीज़ों में। जिस तरीके से कल लगारी साहब बात भी कर रहे थे कि फौरी तौर पर जो है 20-21 ग्रेड के अफसरों के लिए जो है नए मकानात बनाए जाएँ, तो क्या अब तक ये जो 20-21 ग्रेड के ऑफिसर हैं कहीं किराए के मकानात पे रहते हैं, वो सरकारी मकानात में इंजॉय करते रहे। दूसरा, आपका बजट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बोझ अवाम पे किस लिए पड़ रहा है। आपका तकरीबन ऑलमोस्ट 50% बजट तो लोगों के नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उनकी तनख्वाहों, उनके मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली और इन चीज़ों के ऊपर खर्च हो रहा है। जो प्लानिंग करने वाले हैं वो प्लान ये कर रहे हैं कि अगले 5 साल उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। उन्हें इससे दिलचस्पी नहीं है कि अगले 5 साल ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए क्या रिलीफ दे के आएंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, एक क्राइसिस अपनी जगह पे, अगर आप बिजली की कीमत बढ़ा ही रहे हैं, बढ़ा दी है, बल्कि ऑलमोस्ट आपने IMF के कहने पे, उसके अलावा आपके पास कुछ चॉइस है नहीं, तो अवाम कहाँ जो है वो अपने आप को देखेंगे। दूसरा, जो पेट्रोल वाला इशू आ रहा है, मेरे ख्याल में मजीद सीरियस होगा और शायद पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो थोड़ी बहुत चल रही है, उससे मजीद इसको नुकसान पहुंचेंगे। और तकरीबन हम बड़ी एक क्योटिक सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। हम अल्टरनेट पे क्यों नहीं जा रहे? हम क्यों CNG और LNG और ये चीज़ें इंपोर्ट करने पे चलते हैं, और हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, हम अल्टरनेट रिसोर्सेज के ऊपर क्यों नहीं जा रहे? आपके पास नेशनल अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बड़ी एक कह सकते हैं कि नेमत है, आपके पास 365 दिन का सूरज मौजूद है, उसके बावजूद आप जो है लोगों को मजीद सफोकेट कर रहे हैं। आप उन चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं, कोल की तरफ जा रहे हैं, आप जो है हाइड्रो पावर की बात करें जिसके ऊपर खर्चात ज़्यादा है। वजह क्या है? वजह यही है कि आपके तमाम डिपार्टमेंट बशमूल प्लानर, आपके जो प्लानिंग डिवीजन है, वो यही प्लान करता है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर हम अपना हिस्सा कैसे निकालेंगे, हमारे रिश्वतें कहाँ से आएंगी, हमारे किकबैक कहाँ से आएंगे, फिर पॉलिटिशियंस को देखेंगे कि उनके किकबैक्स कहाँ आएंगे। तो ये वो कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने करीबी ममालिक को देखें, जो आपके पड़ोसी, इंडिया आज कहाँ पे है, क्या वहाँ कोई क्राइसिस है? आपके पास आपसे बाद में आज़ाद होने वाले चाइना को देख लें, चाइना कहाँ पे है आज। मतलब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपके अंदर एक कौमी सोच नहीं होगी और आप इंडिविजुअल सोच के साथ चलेंगे, बार बार एक ही बात करते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी अदलिया, आपके मुकन्ना, आपके पॉलिटिशियन, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में खुद अपनी कमाई की फिक्र कर रहे हैं, उन्हें मुल्क की फिक्र नहीं है। आप बेशक मुल्क बेच के खा जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो इल प्लानिंग है, उसकी वजह से आज आप एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। और अब मेरे ख्याल में अगर इस मुल्क को अब आप नहीं डिक्लेयर करते तो मजीद आप इसको बेची जा रहे हैं। तो हमें ये खदशा हो रहा है कि आज आप स्टील मिल बेच रहे हैं, PIA बेच रहे हैं। मुझे तो ये खदशा हो रहा है कि सर आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कंप्रोमाइज ना कर दें, क्योंकि ये आपसे करवाया जाएगा। अगर आपके पास मुल्क चलाने के लिए फूटी कोड़ी नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप भीख मांगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। असद निज़ामी साहब, क्या IMF की कड़ी शराइत पर हुकूमत इसी तरह घुटने टेकती रहेगी और सफ़र अवाम ही करेगी? देखिए जी, सबसे पहले तो बिजली का जो हमारा मसला है, अगर उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डाला जाए तो एक वो बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा है कि आपकी टोटल जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो शायद है 40 से 45 हज़ार मेगावाट। उसके अंदर से आपकी इस वक्त यूजेज जो है वो आपको चाहिए 30 to 35,000 मेगावाट।
डिस्ट्रीब्यूशन आप सिर्फ 26,000 की कर सकते हैं, ये आपकी पीक है कि आप 26,000 ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है। लोग मुझसे पूछते रहते हैं जी अगर इतनी बिजली बन रही है तो मिलती क्यों नहीं, क्योंकि जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। 90 से लेके अब तक हमारा जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आई हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका एक फोकस था कि जी IPPs बना देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दी, किसी बाहर की कंपनी को ला के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स क्यों नहीं बेहतर की। मेरा तो इस पर यह है कि उस पर को मेरे ख्याल में कोई वो तख्ती या फटी नहीं लगती कि जी ये किसने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के दिया है। पावर प्लांट्स के ऊपर तो लगती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स को बेहतर करने का मनसूबा पता नहीं कब है। बड़ी समरियाँ देखी हैं हमने, बड़ी रिसर्च देखी है जी, उसके ऊपर आज तक होता नहीं। वो फाइल जो है दाखिला दफ्तर हो जाती है वो समरी है। उसके अलावा ये तो एक मसला है। दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर हमने चले बनाने ही है पावर प्लांट्स और सब कुछ करना है तो जहाँ कोल का जहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है उसके करीब क्यों नहीं बनाते, और जहाँ पे आप बना रहे हो उसके करीब क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाते। इस तरह बिजली सस्ती दे सकते हैं, इंडस्ट्री को थोड़ा बेहतरी होगी। ये भी नहीं करने का किसी का मूड। उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि अब IPPs की फिर से जी असद नज़ामी साहब एक दफ़ा फिर आपकी आवाज़ जी अब प्लीज़ कंटिन्यू। सॉरी आपकी आवाज़ हम तक के सही से मौसूल नहीं हो रही है। एहतशामुल हक साहब आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है, तो क्या होगा? पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे तो अवाम तो सड़कों पर निकल आएंगे। देखिए ये जो मार्जिन बढ़ाने की बात उन पे जिस पे वो इतराज़ कर रहे हैं कि फर्दर एक टैक्स लगा दिया गया, अगरचे इसकी क्लैरिफिकेशन आ भी गई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि हम विड्रॉ कर लेंगे, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जी हम हड़ताल करेंगे। और फिर जमात इस्लामी भी पर तोल रही है ये सब आके इस्लामाबाद में बैठने के लिए बजट के ख़िलाफ़ और महंगाई के ख़िलाफ़। इसी तरह से आप देख लें KP में और बलूचिस्तान में जिस तरह से हम देख रहे हैं नेशनल पार्टी हैं, रिलीजियस पार्टी हैं, वो प्लान कर रही हैं कि हम जलसे जुलूस रैलीज निकालेंगे। चलें वो तो एक अपनी जगह पे। असल बात यह है कि इस वक्त जो कहते हैं हमेशा मेथड टू द मैडनेस कि हमें इतने मुश्किल हालात में जिस तरह कहा गया था कि जी हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आए हैं, बैंकर हैं, वो शायद आउट ऑफ द बॉक्स हमें कोई चीज़ देंगे और हमारी मुश्किलात कम होंगी। देखिए वही जो एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है स्टेटस को, वो जो 76 वर्षों में अफशीन हो रहा है वो भी आज ही हो रहा है। देखिए मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे उस वक्त से हम सुन रहे हैं, और जब तो बहुत बड़े भी हो गए हम, हमेशा बताया गया हमें कि जी पाकिस्तान की जितनी रूलिंग क्लासेस हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे एग्रीकल्चर के जो लैंडेड जेंट्रीज़ हैं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने हर हुकूमत को ये रास्ता दिखाया है कि भी आप टैक्स वसूल करें हमसे, हमारी अशराफिया ख़ास तौर पे जो बैठी है, कि बाहर से जाएं और अपना कर्ज़ा लेते रहें। और ये हम देख रहे हैं कि बरसों से सिलसिला चल रहा है, कर्ज़ा लेके बजट बनाते हैं, कर्ज़ा लेके तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन अब सूरत हाल अफशीन उस जगह चली गई कि शायद हमारे लिए वो एक खौफनाक सिनेरियो सामने आ रहा है जिसको माजरत के साथ कहा जाता है ना कि एक नाकाम रियासत की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं, इस ख़ास तौर पे बदतरीन बजट के बाद, जिसमें इंडिविजुअल जो है ना वो और सैलरी क्लास तो मारी गई। अभी जो इतने टॉपिक्स हैं, इतनी बातें अभी बात हो रही थी, और अभी निज़ामी साहब जो बात कर रहे थे, जिस तरफ इशारा किया बिजली का, देखिए नवाज शरीफ साहब की 2013 में हुकूमत आई तो उससे पहले अंधेरे थे, एक अच्छा काम हुआ। और लगाई साहब को, हमारे सब दोस्तों को पता है कि 12,500 मेगावाट एडिशनल बिजली पैदा करके उन्होंने चाहे किसी के ज़रिए की, ज़्यादातर तो IPPs आए और उन्होंने नेशनल ग्रिड में डाली। अब देखें वो 2 साल नहीं चली, उसके बाद मसला क्या हुआ, वो कहते हैं कि जी इस बिजली को हाउस करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन जो है ना अफशीन वो डिके कर गई हैं। अब इसके लिए 3 से 4 बिलियन डॉलर और चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन हमारी नहीं लगे, उसके बाद मामलात जो है ना वो ठीक हो। तो देखें एक मसला ख़राब होता है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, दूसरा मसला मैं ये कहता हूँ चले सारे मसले ख़राब हो जाएँ, दयानतदारी के साथ कहीं तो शुरुआत की जाती। हमें बताया गया था कि जी ये बजट इनोवेशन से भरपूर होगा, इसमें हम होम ग्रोन स्ट्रेटजी लेके चलेंगे, हम बताएंगे कि अपना टैक्स बेस कैसे हमने ब्रॉडन करना है, हमने टैक्स नेट में उन लोगों को लेके आना है जो नहीं है, रियल एस्टेट वाले हैं, चले उन पे भी लगाया, गलत तरीके से लगाया, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल टैक्स लगाना है, और इसी तरह से ये आपका एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ये लगना था, वो कुछ नहीं लगा। बिल्कुल आप यही कह रहे हैं कि हम एक मसले को ठीक करने जाते हैं तो दूसरा मसला शुरू हो जाता है। असद नज़ामी साहब आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी आपको आवाज़ आ रही थी? जी बिल्कुल जी। तो जी मैं कह रहा था कि ये बिजली का तो देखिए जैसे शाम साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा उसके अलावा ये जो है ना क्रिएटिव सॉल्यूशंस,
जो आप डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किए बगैर भी कर सकते हैं, वो तो ढेर सारे हैं, वो बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हैं अभी भी, लेकिन वो करना नहीं चाहता कि इसके लिए नीयत चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, इसके लिए थोड़ी आपको अपनी सिविल ब्यूरोक्रेसी को मूव करना पड़ेगा कि चीज़ें करो। मसलन कल पर मतलब लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक की बात हो रही थी जी कि आप डिस्कोज जो है उनको ख़त्म करें और एक कस्टमर जो है उसके पास चॉइस हो कि फलानी कंपनी से वो अपनी बिजली ले ले, वो अपना रेट खुद डिसाइड करे। और उसके अंदर ये आपका सोलर वाला मसला जो इतनी देर से चल रहा है वो भी ठीक होगा। एक कंपनी है कि आप सोलर नेट मीटरिंग कर सकते हैं, एक शायद कि आप नहीं कर सकते, आप चॉइस हो आपके पास, आप किसके पास जाएँ। ये तो चले बिजली की हद तक हो। दूसरा ये पेट्रोल वाली जो सारी बात है जो बंद कर रहे हैं, जो कुछ चंद पैसों के ऊपर इनकी एक लड़ाई चल रही है, आप ज़रा एक दफ़ा इस चीज़ को देख लें। और ये मेरे ख्याल में रिकॉर्ड इतना मुश्किल नहीं है कि पेट्रोल पंप्स जो उनके ओनर्स हैं कौन। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस दफ़ा क्या हुआ। ये तो हमेशा होता है, ये तो बड़ी दफ़ा हो चुका है कि जी उनकी जी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे तो मुल्क भर में पेट्रोल नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। जो पेट्रोल मालकान है वो अमूमन अपनी बात मनवा लेते होती हैं, गवर्नमेंट थोड़ा सा उनसे कर लेती है। हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं जो ये काम करते हैं। बंद करना क्या होता है अब मुझे बताएं। ये तो चले मुकम्मल तौर पर बंद कर रहे हैं, यहाँ तो एक ऐलान ओगरा की तरफ से आ जाएगी जी पेट्रोल फलानी दिन को बढ़ने लगा तो 2 दिन पेट्रोल पंप वैसे ही बंद हो जाते हैं, तो आम तो यूज्ड टू है। बिल्कुल। और ये जो है दूसरी वाली बात है ना जी कि जो आपने जिक्र किया कि ये अवाम जो है अब शायद बाहर आ जाएं, वो यकीनन हो सकता है, लेकिन मेरा अपना नहीं ख्याल कि ये इस तरह से अभी इतनी जल्दी ये सारा कुछ होगा। उसकी सिर्फ वजह ये कि ये बेसिकली गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि ये प्रेशर कुकर है। इस प्रेशर कुकर के अंदर ये एक और एडिशन है, सिर्फ ये पेट्रोल वाली चीज़, सुपर टैक्स इसके अंदर है, सैलरी क्लास इसके ऊपर है। ये अभी मेरे ख्याल में ये इसका एंड जो है वो थोड़ा अभी आज से दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है। तो ये अंदाज़ा करना चाहिए उनको। बाकी IMF जी ठीक है अपनी जगह अपनी बात कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी फंसी हुई है, लेकिन ये सारी चीजें पहले सोचनी चाहिए थी ना आपको, पहले सोचनी चाहिए। ये सारी चीजें इंतहाई ग्रेव इशू है। ये नज़ीर लगारी साहब का भी पॉइंट लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे बिजली के बिलों की और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की। तो सबसे पहले हम नज़ीर लगारी साहब से इनका पॉइंट जानते हैं कि क्या आने वाले दिनों में महंगाई के बायस आवाम को मज़ीद चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? देखें, एक तो ये कि ये मैं सबसे आखिर में हूँ, सबसे पहले नहीं हूँ। जी आपका अच्छा। मेरी गुजारिश ये है कि इस हुकूमत के पास या किसी भी हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या होते हैं। ये तो फैली हुकूमतें हैं और ये सिर्फ आलमी मालियाती इदारों को देखते हैं। आलमी मालियाती इदारों ने अपना जो इतना बड़ा नेटवर्क बना रखा है इसलिए नहीं बना रखा है। उनके अपने जो इस मामले में एक मुलाजिम रहे हैं, उनने हिटमैन के तौर पर अपनी एक किताब लिखी है। कभी उस किताब को देखें तो सही है, किस तरह से जाकर इन मालियाती इदारों के हिटमैन किस तरह जाकर किसी मुल्क के अंदर क्या तहबाला कर देते हैं, कैसे उनके ज़िंदगी को अजीरन कर देते हैं, कैसे वहाँ के अवाम को तबाही से दो चार कर देते हैं। तो ये इदारे इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि आपकी मईशत को इस्तेहकाम दें, आपके लिए कोई रास्ते हमवार करें या आपकी मुश्किलात को हल करें। इनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं होता है सिरे से। आप अपनी सलाहियत कार के मुताबिक क्या कर सकते हैं, ये आपका काम है। ये लीडरशिप का मसला है। साउथ कोरिया की लीडरशिप ने काम किया और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। सिंगापुर की लीडरशिप ने काम किया और उन्होंने अपने आप को बना लिया, एक इकनॉमिक पावर बना दिया। इसी तरह से मलेशिया एक बड़ी इकनॉमिक पावर बन गया है और ये साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है। और ये भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की कि यहाँ पर खुशहाली के जजीरे रख दिए जाएँ, खुशहाली के जजीरे अट्रैक्ट करते रहें उन लोगों को जो खुशहाली चाहते हैं। ये देखें सिंगापुर, ये देखें ताइवान का एक ज़माने में डिफेंस बजट इंडिया से दुगने से भी ज़्यादा था, यानी और उसकी जो हुजूम है वो आपके कराची शहर से ज़रा सा ज़्यादा होगा। अगर हुआ तो मेरा ख्याल है कि उससे भी कम होगा। यानी उसकी टोटल जो ज़मीन है, जो उसके पास रकबा है, टोटल इतना भी नहीं होगा ताइवान का। लेकिन ताइवान का बजट इंडिया से भी डबल था। तो ये उन्होंने खुशहाली के जजीरे बनाए थे, या जहाँ वसाइल थे वहाँ खुशहाली गई। हमारे अरब रियासतों में गई। दुनिया के टॉप जो पर कैपिटा इनकम वाले ममालिक हैं, ये पूरे जजीर के अपना खलीज के ममालिक हैं, यानी कतर है और UAE है, कुवैत है। ये वो ममालिक हैं जो दुनिया में पर कैपिटा इनकम जिनकी दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में है। आपके लिए गुर्बत लिख दी गई है, आपके लिए गुर्बत वजह कर दी गई है, आपके लिए रखा गया है, आपके लिए हुक्मरानी का ढांचा भी ऐसा बनाया गया जो आपको आगे ना बढ़ने दे।
जो कहे कि नहीं आप ना जाएं उस तरफ को, बिल्कुल आप हाइड्रो पावर की तरफ न जाएं, आप थर्मल की तरफ जाएं। आप मुजफ्फरगढ़ को, लिया को, इन तमाम अजला को इसके ऊपर एक बादल जो है मुस्तकिल रहे धुएं का, ताकि इनकी ज़राअत की जो बेहतरीन पोटेंशियल है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। इनका कहना यह है कि जनाब कोयला निकला है आपका थरपारकर में, आप प्लांट लगाएं साहिवाल में, वहाँ जाकर जो है वो आपको ज़्यादा वो मिलेगा। आपका सी पैक टोटल जो था जिसका वॉल्यूम जब 50 अरब बताया जा रहा था, 50 अरब डॉलर, उसमें से 34 अरब से डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके बिजली के मनसूबे थे। कराची में 2 जो है बल्कि 3 प्लांट लगे थे और न्यूक्लियर के प्लांट थे, आपने फिर भी अवॉइड किया। मैं कहता हूँ अब भी ये जो आपका खैबर पख्तूनख्वा नहीं उससे ऊपर गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है, यहाँ पर इतना बड़ा पोटेंशल है कि आप ये तनाज़ात में पड़े बगैर, ये जो तनाज़ा उठ जाता है काला बाग डैम बनाओ, फलां डैम बनाओ, ये तो ज़मीनों पर कब्जे करने के लिए है। लेकिन असल बात यह है कि हाइड्रो जो पावर है, आप 70,000 मेगावाट बिजली हासिल कर सकते हैं अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के जो वसाइल हैं उनको, अगर आबी वसाइल को आप इस्तेमाल में लाएँ तो बहुत ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप उस तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए कि वो तो फिर आपके लिए दुकानदारी बंद हो जाएगी। यहाँ जिस तरह से लोगों को खाया जाता, लूट मार की जाती है, वो बंद हो जाएगी। हमारे मुल्क में ज़्यादा मुझे ख़तरा ये लग रहा है, जो ज़ाहिर शाह शिराजी, मैं बहुत अरसे से ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपसे कहा जाए लाइए, वो आपके पास जो माचिस रखी हुई है और उसके अंदर जो तीलियाँ वो हमारे हवाले करें। आपको अगर ज़िंदा रहना है और अपनी मैशत के लिए कुछ आपने हमसे एक रिलीफ लेना है, सांस लेने की मोहलत, सिर्फ सांस लेने की मोहलत के लिए भी आपसे कह सकते हैं कि जाइए हमारे माचिस हवाले कीजिए और तीलियाँ भी हमारे हवाले कीजिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आया, क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम हुआ है ख़त्म। मुझे और मेरे तमाम पैनलिस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।